जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल ये प्लेटफॉर्म हमसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आप लोगों का है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक शेयर और प्लीज़ कमेंट करते रहें। ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है भारत की पहली स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई के बारे में। फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी या नहीं थी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है सर, अगर हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री को, आधुनिक भारतीय इतिहास को हम दो कहानियों में बांटते हैं। हम दो पार्ट्स में इस कहानियों को डिवाइड करते हैं और इसके बीच का जो इंटरवल है वो है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। सर, जो पहले वाली कहानी है वो कहानी है कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में सत्ता को हासिल किया, कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में पावर को एक्वायर किया। एक कहानी है कि कैसे ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है। और जो दूसरी कहानी है सर, वो कहानी है अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय संघर्ष की, इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। और इसके बीच की जो कहानी है वो है आपकी इंटरवल की कहानी। ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, पहली लड़ाई जो स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई थी। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्रांति या रिवॉल्ट ऑफ 1857 ए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसने इंडियन सोसाइटी को तो काफ़ी हद तक चेंज किया ही किया। इसने भारत में तो कई सारे परिवर्तन किए ही किए, पर इसने अंग्रेज़ों को ये बता दिया कि भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता वो सभ्यता है जो सर कटा सकती है पर सर झुका नहीं सकती। ठीक है सर, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन से कारण थे, वो कौन सी वजह थी जिसके कारण इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, इसके कारण इतनी बड़ी क्या क्रांति हुई। ठीक है, तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जिनके कारण ये लड़ाई लड़ी गई। अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही कारण था जिसके कारण ये क्रांति हुई, वो था आपका एक्सप्लोटेशन, शोषण, भारत का शोषण। और इतना खतरनाक शोषण, ठीक है, कि आप कुछ पूछो ही मत ही। ठीक है, हर एक प्रकार का शोषण भारत का, हर एक प्रकार का। कैसे? आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, और जो भी बचा खुचा शोषण कर सकते थे ब्रिटिशर, वो हर प्रकार का शोषण अंग्रेज़ों ने भारत का किया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1857 से पहले भारत में एक कंपनी राज कर रही थी, और कंपनी का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट के लिए उन्होंने जो वो चीज़ को अपना सकते थे वो हर चीज़ को उन्होंने अपनाया और भारतीयों का पूरी तरीके से शोषण करा। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से कॉजेज़ थे जिनके कारण इस क्रांति का जन्म होता है। तो जो सबसे पहला सर शोषण करा ब्रिटिशर्स ने भारत का, वो था आर्थिक शोषण। ध्यान दीजिएगा सर, ये सीक्वेंस है। ठीक है, कि आर्थिक शोषण के बाद आएगा आपका पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन के बाद आएगा सोशल एक्सप्लोटेशन, और उसके बाद जो भी बचे खुचे एक्सप्लोटेशन थे वो उन्होंने करे। बट इस सीक्वेंस को ज़रा आप समझिए। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने करी वो थी आपकी आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन का मतलब है कि उन्होंने सबसे पहले भारत को गरीब बनाया। सबसे पहले भारत को क्या बनाया? गरीब। अब भारत को गरीब कैसे बनाया? तो अगर आप देखोगे कि भारत की जो इकॉनमी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किसके ऊपर बेस्ड है? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो बस आप सिर्फ एक काम करिए, एग्रीकल्चर को चेंज कर दीजिए और पूरी की पूरी इकॉनमी क्या हो जाएगी? आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो अंग्रेज़ों ने भी यही करा कि भारत की एग्रीकल्चर की जो पॉलिसीज़ थी वो पूरी तरीके से बदल दी। और इसमें जो पहला काम उन्होंने किया वो था लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अंग्रेज़ों की भू राजस्व की नीति। कौन सी नीति सर? भू राजस्व की नीति, अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति। और सर जो अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति थी
वो 3 स्टेपों में चलती है। कितनी स्टेप में चलती है? 3 स्टेप में, जिसमें से पहली स्टेप जो थी वो थी आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड जॉन सोर। 2 लोगों का नाम है, आपको याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड जॉन सोर की परमानेंट सेटलमेंट। कौन सी व्यवस्था? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। ये जो व्यवस्था थी वो किन 2 लोगों ने बनाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और आपका जॉन सोर ने, इन दोनों की व्यवस्था। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने चालू करी थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू करी। और किसने चालू करी? आपकी किसकी सहायता से? जॉन सोर की सहायता से स्टार्ट करी। तो पहली स्टेप क्या थी? आपकी परमानेंट सेटलमेंट। दूसरी स्टेप थी रैयतवाड़ी। दूसरी स्टेप कौन सी थी? आपका कौन सा सिस्टम इन्होंने फॉलो करवाया? रैयतवाड़ी। और इस रैयतवाड़ी सिस्टम को किसने बनाया था? आपका टॉमस मुनरो ने। किसने बनाया था आपका सर? टॉमस मुनरो ने। कहाँ से स्टार्ट करा था इसको? मद्रास से स्टार्ट करा था। कहाँ से स्टार्ट करा था? मद्रास से। याद रखिएगा सर, टॉमस मुनरो ने इसको बनाया। इसको स्टार्ट कहाँ से करा? मद्रास से स्टार्ट करा। ठीक है, और ये भारत के सबसे ज़्यादा 51% पार्ट पर लागू की गई व्यवस्था थी। ठीक है, तो तीसरी स्टेप थी वो थी आपकी मल्हारवाड़ी। कौन सी थी? आपकी मल्हारवाड़ी व्यवस्था। और इस मल्हारवाड़ी व्यवस्था को बनाने वाले कौन थे? आपके हॉल्ट मैकाजी। कौन थे? आपके हॉल्ट मैकाजी। तो ये 3 व्यवस्था थी सर, और ये 3 व्यवस्था से इन्होंने भारत के पूरे एग्रीकल्चर बेस को ख़त्म कर दिया। जैसे भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था वो एक बिना पंखों वाली चिड़िया बन गया। क्या था? एक गोल्डन स्पैरो भारत हुआ करता था, और क्या बन गया? एक बिना पंखों वाली चिड़िया। ठीक है, और ये बताया किसने कि भारत का एक्सप्लोरेशन हो रहा है? तो सर 1867 में दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा, 1867 में दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। वहाँ पर एक थ्योरी दी उन्होंने, वहाँ पर एक थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम था आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन के निष्कासन का सिद्धांत। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का मतलब ये था कि भारतीय लोग अपने ही धन का यूज़ नहीं कर पा रहे, अपनी ही मनी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस थ्योरी के जरिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चला कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत का क्या कर रहे हैं? आपका इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। सर जो पहली स्टेप थी ब्रिटिशर्स की शोषण करने की, वो क्या थी? भारत का आर्थिक शोषण करना, भारत को गरीब बनाना। ध्यान रखना, भारत को गरीब बनाना। पहली स्टेप इन्होंने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करी, भारत को गरीब बनाया। इसके बाद इनकी जो दूसरी स्टेप थी वो थी पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन करना। क्या थी इनकी? पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन करना। पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन का मतलब है कि भारत में जो लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं, जो लोग किस पर बैठे हुए हैं? सत्ता पर बैठे हुए हैं, उनसे सत्ता को छीनना। जो अथॉरिटी है भारत में, उस अथॉरिटी से क्या करना? पावर को छीनना। पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन। अब क्वेश्चन आपका ये आ रहा होगा आपके मन में, क्यों इन्होंने पहले सत्ता को नहीं छीना? क्यों इन्होंने पहले पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन नहीं करा? तो सर एक जनरल सा नियम है कि किसी को अगर कमज़ोर करना हो तो उसको गरीब कर दो, उससे पैसे छीन लो। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स औरंगजेब के टाइम औरंगजेब से बोलते कि अब कोई मुग़ल बादशाह वगैरह नहीं होगा, तो औरंगजेब इन ब्रिटिशर्स के इतने टुकड़े करता कि ब्रिटिशर्स फिर कभी भारत में भूल कर नहीं आते। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के पास बहुत पैसा था। पर 1857 में जाकर ये ब्रिटिशर्स बोलेंगे मुग़ल बादशाह से कि अब कोई मुग़ल बादशाह वगैरह नहीं होगा। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? क्योंकि भारत का तब तक भारत क्या हो चुका था? गरीब हो चुका था, भारत के पास कुछ पैसा नहीं था। तो जिससे भी वो सत्ता को क्या करेंगे? हड़पेंगे, आराम से वो क्या कर सकते हैं? सत्ता को हड़प सकते हैं। तो यहाँ से चालू होता है इंडिया का पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन। और इस पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन में 2 पॉलिसी इन्होंने अपनाई। पहली पॉलिसी थी आपकी सब्सिडरी अलाइंस। कौन सी पॉलिसी? सब्सिडरी अलाइंस। और इस पॉलिसी को बनाने वाला कौन था? आपका बेलेज़ली। किसने बनाया इस पॉलिसी को? बेलेज़ली ने। पॉलिसी कौन सी थी सर? आपकी सब्सिडरी अलाइंस। और इस पॉलिसी को बनाने वाला कौन था? बेलेज़ली। जो दूसरी पॉलिसी थी सर वो थी आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। कौन सी पॉलिसी थी आपकी सर? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को बनाने वाला कौन था? आपका लॉर्ड डलहौजी। ये 2 पॉलिसीज़ के जरिए
जो भी भारत में राज कर रहा था उन सबसे ब्रिटिशर्स ने क्या कर ली, अथॉरिटी छीन ली और सबके सब राज्यों पर किसका कब्जा हो गया, आपका ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया। जितने भी लीगल टाइटल थे मुग़ल बादशाह से बोला कि आप कोई मुग़ल बादशाह भारत में क्या नहीं करेगा, आपका राज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप थी। पहली स्टेप क्या है, भारत को गरीब बनाना है। दूसरी स्टेप क्या है, सत्ता को क्या करना है, आपका छीनना है। अब तीसरी स्टेप है कि जो लोग हैं भारत के उनमें डिस्ट्रस्ट की, अविश्वास की भावना लाना है। क्यों? क्योंकि आपने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, अगर आप सत्ता भी छीन लो, प्रवास से भल्लाल देव उसकी गद्दी छीन लेता है, तब भी वो लोग बागों में बहुत लोकप्रिय होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर लीडर से अगर आप उसकी अथॉरिटी भी छीन लो, उसकी अथॉरिटी सही मायने में कहाँ पर होती है, उसके लोगों के पास। तो लोगों के बीच में अविश्वास पैदा करना था। और अब आएगा सोशल एंड रिलीजियस एक्सप्लोटेशन। सोशल एंड रिलीजियस एक्सप्लोटेशन का सीधा जो निशाना था वो था लोग बागों पर क्या करना, आपका वार करना। ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस एक्सप्लोटेशन में ब्रिटिशर्स ने सबसे खतरनाक चीज़ करी, वो ये करा कि जो लोगों के रिलीजियस राइट्स थे, धार्मिक अधिकार थे, या उनका जो कल्चर था उस पर वार करना चालू करा। जो रिलीजन था और जो कल्चर था उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अब सर ध्यान से सुनिए, सर लोग बाग कितना भी एक्सप्लोटेशन आपका झेल सकते हैं, कितना भी एक्सप्लोटेशन आपका क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं, पर जब आपने एक बार अगर उनके धर्म से छेड़खानी करी, जब आपने उनके एक बार धर्म से छेड़खानी करी, तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, कुछ भी करने को। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पर। सर जब बाबर पहला पानीपत का पहला युद्ध जीता है इब्राहिम लोदी से, पता होगा पहला जो वॉर था पानीपत का वो किस किस के बीच लड़ा गया था, आपका इब्राहिम लोदी के बीच और किसके बीच, आपका इब्राहिम लोदी के बीच और किसके बीच, आपका बाबर के बीच। तो जो पहला वॉर था जब बाबर जीतता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो बाबर के सैनिक थे उन्हें भारत पसंद नहीं आया था और वो अब आगे कोई भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। और जो अगली लड़ाई थी बाबर की वो थी राजपूतों से, राणा सांगा से। किससे थी आपकी, राणा सांगा से, राजपूतों से अगली लड़ाई थी किसकी, आपकी बाबर की। और बाबर के सैनिक युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, कि हम अब युद्ध करेंगे नहीं। ठीक है, तो बाबर बड़ा कन्फ्यूज़न में पड़ गया। वो अपने लोगों से कर रहा है यार सिर्फ एक लड़ाई है और एक लड़ाई के बाद अपन को जन्नत नसीब होगी, अपन पूरे भारत पे राज कर सकते हैं। बट लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें तो अपने घर जाना है। ठीक है, और उस टाइम सर बाबर ने नारा दिया जिहाद का। किसका नारा दिया, जिहाद का। उसने बताया लोगों को कि हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम लड़ाई कर रहे हैं किसके ऊपर, रिलीजन के ऊपर, किन लोगों से जो अपने धर्म को नहीं मानते। तो सर इस बात सुनकर बाबर की पूरी सेना बाबर के साथ हो गई। तो सर मैंने आपसे बोला ना कि जो धर्म है वो लोगों के बहुत अंदर तक बसता है। तो अगर आप उससे छेड़खानी करोगे तो लोग इसके ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम बोला है। क्या बोला है, अफीम, कि एक अफीम की तरह है धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चालू करा, सोशल कल्चरल मामले में हस्तक्षेप करना करा, सती को ख़त्म कर दिया, नर बलि को ख़त्म कर दिया, जो भारत के ट्रेडिशंस थे उनको ख़त्म करना चालू करा, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चालू कर दिया। तो इस कारण से भारत के लोगों में अविश्वास पैदा हुआ है कि उनके जो लीडर थे वो अपने धर्म को नहीं बचा पा रहे हैं, वो अपने कल्चर को बचा नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने लोगों को क्या बचाएंगे। तो 3 चीज़ों को उन्होंने तोड़ दिया, भारत की किसको, भारत को गरीब कर दिया, भारत की सत्ता को छीन लिया और भारत के लोगों में अविश्वास पैदा कर दिया। अब चौथा जो स्तंभ था वो था भारत का डिफेंस, आर्मी। भारत के लोग जो ब्रिटिश सेना में भर्ती थे उन्हें परसुएट करा गया, उन्हें बहुत परेशान करा गया कि तुम कैसे भी करके क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर लो, भारतीय धर्म छोड़ दो और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो। उनसे सेक्टेरियन मार्क्स लगाने को मना करा गया। कोई अगर सिख है तो वो पगड़ी नहीं लगा सकता, कोई अगर हिंदू है तो वो तिलक नहीं लगा सकता। इस टाइप के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ। तो कई सारी मिलिट्री एक्सप्लोटेशन हुआ, कई सारे सोल्जर्स के साथ, कई सारे सैनिकों के साथ क्या करा गया, आपका शोषण करा गया। तो ये 4 कारण थे, इन 4 कारणों ने पूरे बारूद के ढेर का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, बारूद के ढेर का। जैसा कि आपने देखा इन सब कारणों के कारण जो भारत था वो एक बारूद के ढेर पर क्या हो चुका था, आपका बैठ चुका था। किस पे बैठ चुका था, बारूद के ढेर पे। सिर्फ एक ज़रूरत क्या थी, एक चिंगारी की, और वो चिंगारी का कारण बनी इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफ़ल। किसका इंट्रोडक्शन करना, एनफील्ड राइफ़ल का इंट्रोडक्शन करना। इस राइफ़ल की खास बात ये थी कि जो इसका कारतूस था
वो 2 चीज़ों से बना हुआ था। ऐसी र्यूमर्स उड़ाई गई थी, जो एक किसका बना हुआ था आपका बीफ का, काऊ का, गाय का, और दूसरा किसका बना हुआ था आपका पिग का। और ये दोनों ही चीज़ें क्या थी, आपकी एक रिलीजन से रिलेटेड थी। ठीक है, हिंदुओं के लिए जो काऊ है वो क्या है आपकी शुद्ध है, ठीक है, क्या है आपकी प्योर है, और मुस्लिमों के लिए जो पिग है वो क्या है आपकी हराम है, बेकार है। ठीक है, तो इसका वो यूज़ नहीं कर सकते उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें सिपॉय जो आपकी जो सैनिक थे उनमें बहुत बड़े असंतोष का कारण बनता है। तो जो बारूद का ढेर लग गया था उसमें चिंगारी लगाने का काम कौन करता है आपका एनफील्ड राइफल के इंट्रोडक्शन से सभी सैनिकों में असंतोष भड़क उठाता, और इस असंतोष में आग लगाने वाला एक 34 NI बैरकपुर बटालियन का एक नौजवान लड़का मंगल पांडे था। ठीक है, जिसने ब्रिटिशर्स से मना कर दिया था कि मैं इस एनफील्ड राइफ़ल को यूज़ नहीं करूँगा, इस एनफील्ड राइफ़ल का मैं प्रयोग नहीं करूँगा। सर बहुत बड़ी बात है, उस समय ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ा होना, जब ब्रिटिश सत्ता 54 देशों पे क्या कर रही थी, आपकी राज कर रही थी, उस टाइम मंगल पांडे ने बोल दिया कि नहीं, मैं इस एनफील्ड राइफ़ल का क्या नहीं करूँगा, यूज़ नहीं करूँगा। और जब ब्रिटिशर्स ने सुना तो उनको बहुत गुस्सा आ गई, और जब वो मंगल पांडे से उसकी रिवॉल्वर छीनने के लिए आते हैं तो मंगल पांडे 2 कैप्टन्स की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, जिनमें 2 कैप्टन थे, आपका एक हक्सन था, ठीक है, और दूसरा था आपका बाघ। इन दोनों की मंगल पांडे क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। इस हत्या के जुर्म में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को क्या हो जाती है, आपकी फांसी हो जाती है। और मंगल पांडे इस संग्राम के, इस स्वतंत्रता की लड़ाई के पहले क्या कहलाए, आपके शहीद कहलाए। क्या कहलाए आपके पहले, शहीद। तो फर्स्ट मार्टर थे कौन, आपके मंगल पांडे, इस स्वतंत्रता की लड़ाई की। और मंगल पांडे से ये जो आग थी वो सब जगह क्या हो जाती है, आपकी फैल जाती है। और इसकी औपचारिक शुरुआत 1857 की लड़ाई की औपचारिक शुरुआत मेरठ, औपचारिक जो शुरुआत थी वो मेरठ की बटालियन से 10 मई को होती है। कब होती है आपकी सर, 10 मई को। ठीक है, जब 90 लोग, मेरठ की बटालियन के 90 लोग इस एनफील्ड राइफ़ल का यूज़ करने से मना कर देते हैं। ठीक है, जब ये लोग मना करते हैं तो ब्रिटिशर्स इनको कैद करके डाल देते हैं, और जब कैद करके डालते हैं तो ये सब के सब लोग विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करने के बाद ये सब के सब लोग 10 मई से औपचारिक रूप से इस क्रांति का क्या करते हैं, आगाज़ करते हैं, एक क्रांति का बिसल बजाते हैं। और सब के सब लोग कहाँ निकल जाते हैं, दिल्ली निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं सर, आपके दिल्ली। दिल्ली क्यों निकल गए, क्योंकि दिल्ली जो था उस टाइम वो क्या था, आपका सेंटर था किसका, आपका पावर का। ये दिल्ली पहुंचते हैं 11 मई को, और 11 मई को दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ पर जो ब्रिटिश सत्ता का जो झंडा था उसको उतार कर क्रांति का झंडा क्या करते हैं, आपका लगा देते हैं। और वहाँ पर क्रांति का झंडा लगाने के बाद बहादुर शाह जफर को क्रांति का क्या बनाते हैं, आपका नायक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बहादुर शाह जफर को क्रांति का नायक, क्योंकि बहादुर शाह जफर उस टाइम मुग़ल बादशाह था, और मुग़ल बादशाह का मतलब भारत की यूनिटी का, या भारत जैसे आज के टाइम प्रेसिडेंट है इसी प्रकार का पद उस टाइम किसका था, आपका बहादुर शाह जफर का था। तो पद भी था, बड़ा पद था। ठीक है, इसलिए भारत सिंबल जो बनाया गया क्रांति का, वो किसको बनाया गया, आपका बहादुर शाह जफर को क्रांति का महानायक बनाया गया। और औपचारिक रूप से क्रांति की शुरुआत 10 मई को करी किसने, आपकी मेरठ की एक बटालियन ने, और 11 मई को वो दिल्ली पर क्या करते हैं, आपका कब्जा कर लेते हैं। और इस प्रकार ये जो क्रांति थी वो पूरे भारत में क्या हो जाती है, आपकी फैल जाती है। सर जो अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्रांति जो थी उसके हॉट स्पॉट कौन कौन से थे, कौन कौन से क्षेत्र थे जो इस क्रांति के हॉट स्पॉट बने। ध्यान से देखिएगा सर कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो सर जो पहला हॉट स्पॉट था इस क्रांति का वो था आपका दिल्ली। जो पहला हॉट स्पॉट बना इस क्रांति का वो कौन सा बना, आपका दिल्ली। सर जहाँ पर इस क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने करा, आपका बहादुर शाह जफर ने। ये नॉमिनल हेड थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। जो मेन हेड, जो मेन नेतृत्व कर रहा था दिल्ली में वो कौन कर रहा था, आपका वक्त खां। और दिल्ली में किसने इस क्रांति का दमन करा, तो दिल्ली में जिस व्यक्ति ने इस क्रांति का दमन करा वो था आपका निकलसन। कौन था, आपका निकलसन। तो याद रखिएगा सर, दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व किसने करा था, बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, ये नॉमिनल हेड थे, और जो रियल हेड थे वो कौन थे, आपके वक्त का दमन, सप्रेशन किसने करा था, जॉन निकलसन ने। दूसरा
सर जो सेंटर था वो था आपका इलाहाबाद। कौन सा सेंटर था आपका? इलाहाबाद। और सर इलाहाबाद में जिस क्रांति का नेतृत्व जिसने किया था वो कौन था आपका? लियाकत अली। और जिस व्यक्ति ने इस क्रांति का दमन करा था वो कौन था आपका? कर्नल नील। कौन था आपका सर? कर्नल नील। ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तीसरे सेंटर की, तो एक सेंटर था आपका लखनऊ। ठीक है। और लखनऊ में क्रांति का जो संचालन, क्रांति को जो हेड करा था वो किसने करा था आपका? बेगम हजरत महल ने। किसने हेड करा था? बेगम हजरत महल ने। और इस क्रांति का दमन करने वाला कौन था आपका? कैम्पबेल। कौन था आपका? कैम्पबेल। ठीक है। इस क्रांति को सप्रेस किसने करा था आपका? कैम्पबेल ने करा था। ठीक है। अगर मैं जाऊँ झांसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था झांसी। इस झांसी में क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? कौन थी आपकी? रानी लक्ष्मीबाई और आपके तात्या टोपे। और इस क्रांति को दमन करने वाला कौन था आपका? हुरोज। कौन था आपका? हुरोज, जिसने झांसी की क्रांति को क्या करा था आपका? दमन करा था। ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे सेंटर की, तो कौन था आपका? कानपुर। ठीक है। कानपुर में जो क्रांति को लीड करा था वो किसने करा था आपका? नाना साहेब ने। और किसने? आपका तात्या टोपे ने। और इस क्रांति को दमन करने वाला कौन था आपका? कैंपबेल था। कौन था आपका? कैंपबेल। ठीक है। अगर मैं बात करूं जगदीशपुर, किसकी बात करूं मैं? जगदीशपुर बिहार की बात करूं, तो जगदीशपुर बिहार में क्रांति को लीड करने वाला कौन था आपका? कुंवर सिंह। और इस क्रांति को दमन करने वाला कौन था आपका? विलियम टेलर। कौन था आपका सर? विलियम टेलर था। सर एक इम्पोर्टेंट सेंटर था इस क्रांति का, वो था फैजाबाद। और इस फैजाबाद में क्रांति को लीड करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता था मौलवी अहमदुल्ला। सर ये मौलवी था, एक रिलीजियस क्या था आपका? प्रीचर था। बहुत सारे लोग इसके फॉलोअर्स थे। ठीक है। और इसने नारा दिया था, मैंने आपको बताया भी कि जो रिलीजन है वो एक अफीम की तरह है, कार्ल मार्क्स ने बोला है। इसने जो नारा दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जिहाद का, तो इसको पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ी। ठीक है। इसलिए इसको ऊपर 50,000 रुपीज़ का इनाम रखा। किसने? आपका ब्रिटिशर्स ने। किसको पकड़वाने के लिए? मौलवी अहमदुल्ला ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे किसके? 1850-70 के हॉट स्पॉट थे। सेंटर्स तो बहुत सारे थे, ये हॉट स्पॉट्स थे किसके? 1857 की लड़ाई के। ठीक है। जिसमें दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, ठीक है, झांसी और आपका फैजाबाद। ठीक है। और भी कुछ सेंटर्स थे बट इंपॉर्टेंट आपके यही है। ठीक है। अब सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसका स्वरूप कैसा था? जो हमने पहले बोला, अभी तक हम बोलते आ रहे हैं स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, नहीं थी कि नहीं थी। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये था क्या। इसके बारे में कई हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं। ठीक है। उसके बारे में हम देखेंगे कि थी या नहीं थी। ठीक है। तो जो पहला मत दिया है सर, वो पहला मत ये है कि ये सैनिक विद्रोह था। कई सारे हिस्टोरियंस ने इसको क्या बोला है? सैनिक विद्रोह। और पेपर में पूछा जाता है किस व्यक्ति ने इसको सैनिक विद्रोह बोला है। तो सर 3 लोग हैं जिन्होंने इसको सैनिक विद्रोह बोला है। इसमें पहला है आपका जॉन लॉरेंस, दूसरा है आपका सीले, ठीक है, और तीसरे हैं कौन है आपके? मजूमदार। तो 3 लोग हैं जिन्होंने क्या बोला है? इसको सैनिक विद्रोह बोला है। पहले कौन है आपके? सिपाही मोटनी। किसने बोला है आपका? जॉन लॉरेंस, सीले और मजूमदार। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई, एक किसने इसको बोला है? तो सर एक वीडी सावरकर हैं आपके, मार्क्स हैं और आपके कौन है? पनीकर। 3 लोगों ने इसको स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई बोला है। किसने आपके लिए? वीडी सावरकर, मार्क्स और किसने? आपका पनीकर ने। ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि ब्लैक एंड वाइट के बीच का स्ट्रगल, काले और गोरे के बीच की ये लड़ाई थी, ये किसने बोला है? इसको मिडली ने बोला है। किसने बोला है? आपका मिडली ने। ठीक है। एक फैक्ट और है कि बर्बरता और सभ्यता के बीच की कई क्या थी आपकी? लड़ाई थी। सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म के बीच की क्या थी? लड़ाई थी। ये किसने बोला है? इसको होम्स ने बोला है। किसने बोला है इसको? होम्स ने। और रिलीजियस स्ट्रगल का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख के बीच की लड़ी गई क्या थी? ये लड़ाई थी। ये किसने बोला है इसको? रईस ने बोला है। किसने बोला है? आपका रीस ने बोला है। तो ये आपको याद रखना। ठीक है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका नेचर कैसा था। तो सर ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई तो नहीं थी। क्यों नहीं थी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई? ये कोई भी, मैंने बताया कि यहाँ पर हर एक इंसान अपने कॉज के लिए लड़ रहा था, अपने कारणों के लिए लड़ रहा था। कोई भी इंसान यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई का राज्य चला गया था तो रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। मुगल बादशाह का टाइटल चला गया था तो मुगल बादशाह लड़ रहा था। नाना साहब का
टाइटल था पेशवा का वो चला गया था तो नाना साहब लड़ रहे थे, ठीक है। जमींदारों के राइट चले गए थे तो जमींदार लड़ रहे थे, किसानों का एग्रीकल्चर बेकार हो गया था तो किसान लड़ रहे थे। तो हर एक के पास अपना कुछ कारण था, तो वो इस लड़ाई का क्या बने हुए थे, हिस्सा बने हुए थे। कोई भी इंसान स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था। तो कई मायने में इस स्वतंत्रता की लड़ाई तो नहीं थी, पर इसने एक बैकग्राउंड तैयार करा था आगे आने वाली लड़ाइयों के लिए, ठीक है सर। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या इम्पैक्ट हुए, कैसे भारतीयों का संघर्ष चालू हुआ ब्रिटिश राज के विरुद्ध। सो थैंक यू सो मच।